Good morning, children. So today I am going to discuss question of NCERT exemplar problem. ठीक है, आज मैं 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. ये कुछ हमारे 1 आंसर करेक्ट है 1 to 6 और 7 to 10 बेटे हमारे मल्टीपल ऑप्शंस है कि मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस है. सो बस सारे बच्चे अपनी कॉपी पेन निकालेंगे, साथ में काम करेंगे. जो बच्चे खुद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो मेरी हेल्प ले लेंगे. बट बस हमेशा पढ़ते वक्त क्या चीज़ रखनी है, खुश होकर काम करना है बेटे. हमेशा बी हैप्पी, चेयरफुल माइंड कि मुझे आ जाएगा और मैं कर लूँगा, फिर काम स्टार्ट करना है. डोंट बी नेगेटिव स्टार्टिंग, हमेशा ही मुझे आ जाएगा मैं कर लूँगी. ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. A square of side L meter line in XY plane in a region where the magnetic field is given by magnetic field दे दिया बेटे मुझे B is equal to B naught 2I cap plus 3J cap plus 4K cap Tesla. B naught is a constant. The magnitude of flux pass through the square. अब देखते हैं बेटू स्क्वायर कहाँ पर लाई कर रहा है बेटे, हमारी साइड L है और XY प्लेन है. मतलब मुझे ये समझ आ गया कि ये X और Y प्लेन है. अब फ्लक्स भी आपको पता है बेटू कि जो फ्लक्स होती थी वो होती थी B डॉट A होता था ना बेटा. अब B तो मुझे दे दिया है कितना है B नॉट 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप. अब डॉट प्रोडक्ट है. अब एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या लेते थे, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग. यहाँ प्लेन कौन सा XY, तो एरिया की जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी K कैप. वो कितनी आ जाएगी बेटे हमारी K कैप. अब स्क्वायर है तो स्क्वायर साइड L है तो एरिया आ जाएगा L स्क्वायर K कैप. यहाँ पर मैं लिख दूंगी L स्क्वायर K कैप. अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटे, मैंने बच्चों को ऐसे सिखा दिया है. बिल्कुल वेक्टर है A और A डॉट B. अब जब हम ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है ना, इसको मैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो स्केलर प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब है इस क्वांटिटी में ना तो I आएगा ना तो J आएगा ना तो K आएगा. तो मैंने बच्चों को कैसे याद कराया बेटू कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो I से I को मल्टीप्लाई करना है, J को J से करना और K को K से. तो कैसे लर्न करना, I J J K K. कैसे लर्न करना बच्चों ने, I J J K K. अब देख लो बेटे बस. अब म्यू नॉट, यहाँ पर I तो था नहीं तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 0. यहाँ तो J था नहीं, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 0. K था तो K कितना आ जाएगा 4 और L स्क्वायर और K डॉट K कितना होता है 1. तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 4 L स्क्वायर B नॉट. देखो कोई ऐसा दिख रहा है और यूनिट क्या है वेबर. क्लियर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटू हमारी डायरेक्शन. मान लो इस क्वेश्चन को मैंने एक्स वाई की जगह वाई जेड प्लेन दे दिया. चलो बेटू है ना, एक्स जेड प्लेन दे दिया. यदि एक्स जेड प्लेन दे दिया तो एरिया कितना आ जाएगा, जी आ जाना था हमारा. तो यहाँ पर जी वाली टर्म आ जानी थी और जे से मल्टीप्लाई हो जाना था. यदि मान लो ये हमारा वाई जेड प्लेन होता तो एरिया हमेशा याद क्या करना है, नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर होगा. 3 तो चीज़ें बेटे हमारे एक्स वाई जेड. जब भी कभी आपको 3D यदि ना समझ आए ना बेटे, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का कॉर्नर देख लिया करो. देखो सारे कॉर्नर, आप कॉर्नर में देखो कैसी वॉल होती है, एक ये वॉल और एक नीचे. एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, तो दूसरा क्या आएगा जेड. और तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर. तो एक कॉर्नर देखोगे तब भी आपको ये वाला कंसेप्ट बन जाएगा कि नॉर्मल कैसे लेना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑप्शन इज C. The next question is question second. read करते हैं. Loop made up of straight edges has a 6 corner. A. अब बनाना शुरू कर देते हैं बेटे है ना. पॉइंट A. अब इसको मैंने X ले लिया, इसको Y ले लिया, इसको 0 और A मतलब हमने 0 0 0 ले लिया. इस पॉइंट को A ले लिया बेटे. आगे बोलते B. अब भी L 0 0 है. इसका मतलब है जो B पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है बेटे हमारा X एक्सिस पे, क्योंकि इसमें Y और Z की वैल्यू क्या है 0. नेक्स्ट C कहाँ पर है, L L 0. मतलब उसमें हमारा ये जो C पॉइंट है ये यहाँ कहीं होना चाहिए बेटे, जहाँ पर X भी L है और Y भी L है और Z कितना है 0. ये पॉइंट आ गया C. आगे बोलते हैं D कितना आ गया 0 L. अब मतलब ये Y आ गया, मतलब ये पॉइंट हमारा D बन गया.
0L और 0L और 0 बेटे, है ना। नेक्स्ट D बन गया, इसके बाद E आ गया। E में मेरा x 0 है, E में क्या है बेटे मेरा x 0 है, मतलब हम किसकी बात करेंगे, ये जब x 0 आ गया मतलब ये पॉइंट आ जाएगी मेरा y और z प्लेन में। अब यहाँ पर कौन सी लेंथ है बेटे मेरी, इसकी भी लेंथ L आ गई है ना बेटे। तो ये पॉइंट हम कैसे बना लेंगे बेटे, इस ढंग से बना लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट आ जाएगा 0 L और L, मतलब यहाँ से भी L और यहाँ से भी L है। नेक्स्ट F पॉइंट, अब F पॉइंट जो बना वो मेरा ये पॉइंट बन गया, दोनों 0 हैं और L पॉइंट मेरा Z एक्सिस पे है। ये बनाना आ गया बच्चों को अच्छे से। कैसे बनाया बेटे हमने, स्ट्रेट एजेस थी, ये मैंने 0 बना दिया और ये L है मतलब X है तो ये L आ गया। उसके बाद क्या बनाया बेटू मैंने, Y है ना, C बनाया तो C कितना आ गया, Z 0 था LL, D में क्या 0 था X और Z तो ये आ गया, इसमें क्या 0 था X तो ये कौन से में आ गया, Y और Z प्लेन में आ गया। अब आगे क्या बोलते, तो डायग्राम बन गया। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दे दिया बेटे मुझे, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B0 I कैप प्लस K कैप, टेस्ला यूनिट दे गया। इज प्रेजेंट इन अ रीजन, द फ्लक्स पास इन द लूप A B, ये पॉइंट B था ना बेटो, A B C D E और F। अब देखो बेटू यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो लूप मान लेते हैं, है ना, क्या मान लेते हैं हम, दो लूप मान लेते हैं। एक लूप मैंने ये मान लिया, ये वाला लूप है ना। अब ये लूप हमारा एक्स वाई प्लेन में आ गया बेटू, तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी मैं ले लेती हूँ लूप 1, है ना। क्या लेती हूँ बेटे मैं, लूप 1, और फ्लक्स लेती हूँ φ1 और B0 तो कितना आ जाएगा I प्लस K आ गया, साथ में एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला कितना था, फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा B.A था बेटे, है ना। अब जब हम लूप 1 की बात करेंगे, इसको मैंने 1 बोल दिया बेटा, इसको 2 बोल दिया। 1 हमारा एक्स वाई प्लेन में है और साइड सबकी L है, मतलब इसका जो एरिया है L स्क्वायर K कैप आएगा। समझ गए बेटे कैसे, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये नॉर्मल। अब K आ गया, अब यहाँ पर हम पुट कर देते डॉट प्रोडक्ट में L स्क्वायर K कैप। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कैसे करते हैं, I कैसे मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट में I आई वाली टर्म तो है नहीं, K वाली, तो कितना आ जाएगा B0 और L स्क्वायर और K डॉट K कितना आ जाएगा 1, ये तो फ्लक्स 1 हो गई। अब सिमिलरली निकाल देंगे फ्लक्स 2। अब फ्लक्स 2 देखो बेटे किस में आ गया, अब ये वाला जो सेकंड लूप है ये मेरा बेटे कहाँ पर लाई कर रहा है बेटे, Y और Z प्लेन में। तो Y Z प्लेन का नॉर्मल क्या हो जाएगा X, तीनों तो एक्सेस हैं बेटे, X Y और Z, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। 3D कंसेप्ट है, पहले ही बता दिया, नहीं समझ आता तो अपने कमरे का कॉर्नर देख लो। कॉर्नर में क्या है, एक ये वाली लाइन है X, इसको Y मान लो, ये वाले Z मान लो, बस बात खत्म, ठीक है। अब ये पर हमारा Y Z दे दिया तो बचा क्या X, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलॉन्ग X एक्सिस हो जाएगी। तो जो एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा बताओ, B0 तो मेरा कितना आ जाएगा I प्लस K आ गया, ये L स्क्वायर डॉट I कैप आ जाएगा। आपको मालूम है I J K I से I मल्टीप्लाई करना, J से J, K से K करो बेटू, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, कितना आ जाएगा B0 L स्क्वायर I डॉट I कितना है 1। अब फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी बेटे हमारी, स्केलर है वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी मेरी, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगी बेटे हमारी, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। देख लो कितना आ जाएगा बेटे हमारा, ये B0 L स्क्वायर था, ये B0 L स्क्वायर था, टोटल फ्लक्स आ जाएगी बेटे हमारी 2B0 L स्क्वायर, टोटल फ्लक्स आ जाएगी 2B0 L स्क्वायर। हाँ कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं कि डॉट है ना, स्केलर प्रोडक्ट है, सिंपल ऐड हो गया। क्लियर बच्चे, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। एक सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट है वो अपने एक्सिस को रोटेट करती है। वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सिस एंड इज मेड टू टच द सिलिंड्रिकल सरफेस थ्रू द कॉन्टैक्ट। एक वायर है वो एक्सिस से टच किया और एमीटर लगा दिया और यहाँ पर टच कर दिया। अब ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट फ्लोज इन अ सर्किट, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट करंट तो नहीं फ्लो करेगा। सबसे पहले मुझे देखना है कि यदि हमारा मैग्नेट रोटेट करता था
तो इसको रोटेशन से क्या होता था बेटे हमारा, इसकी रोटेशन से फ्लक्स क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। बट जब हमने इसी के एक्सिस से एमीटर ले लिया बेटे, है ना, इसी के एक्सिस से ले लिया एमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटे हमारा, पहले और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए, मुझे प्रॉबिलिटी इसकी लग रही है पर और पढ़ लेते हैं बेटे। एन अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर ए टाइम पीरियड टी। वैसे ही बेटे बता दूं बेटे, जो अल्टरनेटिव करंट है बेटे, तो वहाँ पर हमारे पास और क्या चाहिए बेटे आपको, जो हमने फ्लक्स निकाला था इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt था। अब यहाँ पर जब ये रोटेट करेगा और कंटिन्यूस से ज्वाइन कर दिया है, तो फ्लक्स जो हमारी चेंज होनी चाहिए थी वो नहीं चेंज हो रही है बेटे, कंटिन्यूसली कांस्टेंट है फ्लक्स। यदि फ्लक्स चेंज होती तब हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ होना था बेटे, या इंड्यूस करंट होना था। फ्लक्स कांस्टेंट है, रोटेट कर रहा है, फ्लक्स आ रही है, पर इस वायर से फ्लक्स का नंबर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी, नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे, रीड करेंगे क्वेश्चन बेटे आप। एक कॉइल ए है और वो v स्पीड से मूव कर रही है, और एक कॉइल बी है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब क्या बोलते हैं, व्हेन ए मूव टुवर्ड बी एंड स्टॉप, व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग द करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज। जब ए स्टॉप कर देता है तो करंट क्या थी हमारी, काउंटर क्लॉकवाइज। बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स, और बी हमारा स्टेशनरी है, वी कैन इन्फर दैट। अब मुझे सबसे पहले तो ये पता करना है कि इसमें करंट है तो क्यों है, करंट क्यों है बताओ बेटे। इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड होगा, फील्ड में कॉइल आ रही है तो इंड्यूस ईएमएफ हुआ, इंड्यूस होता है इंड्यूस करंट आ गया। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब देखते हैं पहले इस कॉइल से फील्ड क्या होगा। अब यहाँ पर हमारी फिंगर का रोटेशन क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, थंब कहाँ है बेटे, अपवर्ड। मतलब इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आया वो आ गया प्लस के, वो क्या क्या हमारा प्लस के। अब यदि मान लो ये कॉइल यहाँ पर मूव करती है, तो इस कॉइल में ऐसी डायरेक्शन में करंट आनी चाहिए कि जो डायरेक्शन आए वो माइनस के आए। और माइनस के कब आती है, जब मान लो हम फिंगर को यहाँ पर रोटेट करें, है ना, फिंगर को हम कहाँ पर रोटेट करें, यहाँ पर रोटेट करें, और ये क्या हो जाएगा बेटे हमारा डाउनवर्ड। ये क्या हो गया, डाउनवर्ड। मतलब हमारी क्लॉकवाइज हो जानी चाहिए थी। कब हो जानी चाहिए थी क्लॉकवाइज, जब हमारा ये मूव कर रहा था। मूव कर रहा था मतलब फ्लक्स क्या हो रही थी बेटे हमारी, इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीजिंग का केस हो गया, बट ये क्या बोलते हैं कि ये रुक गया, है ना। जब स्टॉप हो गया, नहीं मूव कर रहा है, तो फ्लक्स इसमें से इंक्रीज नहीं होगी, मतलब वो डिक्रीजिंग फ्लक्स का कंसेप्ट हो गया। तो इस कॉइल में जैसे करंट थी बी में, उसमें भी करंट क्या रहेगी, सेम। यदि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज थी तो यहाँ भी क्या रहेगी बेटे हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा बेटे हमारा, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन। हो गया बेटे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज प्रॉब्लम 4 एक्सेप्ट कॉइल ए इज मेड टू रोटेट। मतलब जो कॉइल ए है वो क्या हो रही है बेटे हमारी, रोटेट हो रही है, और कॉइल बी थी उसमें हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट थी, ठीक है। अब करंट फ्लोज इन बी इफ ए एज रेस्ट, ए रेस्ट में था, इसमें करंट फ्लो कर रही थी। जैसा करंट फ्लो कर रही है और मान लो करंट इंक्रीज हो रही है, करंट क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, करंट इंक्रीज हो रही है, सो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक इंक्रीज हुई, इसका मतलब करंट, तो यहाँ पर यदि ये क्लॉकवाइज है ना, यदि एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर करंट क्या आ जाएगी मेरी, क्लॉकवाइज। द करंट इन ए व्हेन करंट इन बी एट टी इज इक्वल टू 0 इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज है। एंड देन ए इज एज शोन एट दिस इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। तो अब बेटे सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है और फ्लक्स चेंज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जस्ट करंट ने इंक्रीज होना शुरू किया,
यदि हमसे बोलते हैं कि करंट स्टडी स्टेट था और डिक्रीज होना शुरू किया है ना, तो इसमें मेरे हिसाब से करंट क्या आनी चाहिए बेटे, हमारी कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज। क्या आना चाहिए बेटे, कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज। वेरिएबल करंट क्लॉकवाइज नहीं बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया A विद अ फिक्स नंबर ऑफ n का नंबर फिक्स है, इंक्रीजेज। L कब इंक्रीज होगा ये निकालना है हमें। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, L होता क्या है। तो L का फॉर्मूला कितना था बेटे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, म्यू नॉट n स्क्वायर A और L। बट यहाँ पर कैपिटल नंबर n दिया है, तो इसको किस फॉर्म में लिखोगे आप बेटे, म्यू नॉट n स्क्वायर L स्क्वायर A और L। ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है, गलतियाँ कहाँ कर देते हैं, फॉर्मूला तो बच्चे ये करते हैं लर्न, पर क्वेश्चन में कैपिटल n दिया गया, तो ये आपने कर दिया। अब देखो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। हमसे बोलते हैं L कब इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ये तो फिक्स चेंज हो नहीं रहा है। यदि एरिया बढ़ जाए और L कम हो जाए तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, L डिक्रीजेज। फर्स्ट में दोनों इंक्रीज तो नहीं हो सकते हैं, L डिक्रीजेज एंड A इंक्रीजेज, ये तो सही लग रहा है। और पढ़ लेते हैं, I इंक्रीजेज है ना, L इंक्रीजेज एंड A डिक्रीजेज, बेटे नहीं, यही ऑप्शन है। क्लियर। अब जो क्वेश्चन है बेटे, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, दीज आर द मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज, एक मेटल प्लेट है वो हीट हो सकती है, गर्म हो गई। अब किसकी वजह से हो सकता है, सोचो बेटे, आप अपने घर में भी खाने वाली प्लेट है ना। आप देखो क्या है, डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू, बिल्कुल करेक्ट है। यदि इसमें करंट फ्लो कर दें तो आई स्क्वायर आर पावर, और हीट का फॉर्मूला लिखते थे आप लोग आई स्क्वायर आर टी, ये तो सही हो गया। सेकेंड, इट्स अ प्लेस इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल करेक्ट है। यदि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, फ्लक्स आ जाए, इंड्यूस चेंज फ्लक्स आएगी, इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। इट्स अ प्लेस इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरिंग विद द टाइम। यदि टाइम के साथ फील्ड नहीं चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगी, तो इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं होगा, इंड्यूस करंट भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, a current either direct or alternating is passing through the plate 100% correct। करंट पास करेगा मतलब प्लेट हीट होगी ही होगी। सो विच ऑप्शन करेक्ट इज A, B and D। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एन EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source, this can be due। अब बोलते हैं EMF is produced in a coil, एक coil है उसमें EMF प्रोड्यूस होता है एंड इज नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, हमने वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया है। इट कैन बी ड्यू टू, सिंपल सी बात है, ये सिर्फ हमारा इंड्यूस EMF की वजह से हो सकता है, चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स किस पर डिपेंड करती है, BA cos थीटा। चेंज इन एरिया हो सकता है, A हो सकता है, और ओरिएंटेशंस देखो क्या है, द कॉइल बिंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मतलब चेंज हो रहा है, ये सही हो जाएगा। द कॉइल इज मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही हो जाएगा। कॉइल मूव करिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। थर्ड, द कॉइल मूव इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यदि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है पर कॉइल तो मूवमेंट में है ना, यदि कॉइल मूवमेंट में है तो मतलब फ्लक्स तो चेंज हो ही रही है ना, तो फ्लक्स चेंज हो रही है मतलब इंड्यूस ईएमएफ होगा। नेक्स्ट, कॉइल इज स्टेशनरी इन एक्सटर्नल स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो ये गलत, यदि फील्ड टाइम के साथ नहीं चेंज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा बेटे, हमारा तब फ्लक्स चेंज नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये हमारा कॉइल 1 है और ये हमारी कॉइल 2 है। अब बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये किस पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में कंसेप्ट क्या पढ़ते थे, यदि मान लेते हैं एक वन कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से फ्लक्स चेंज हो रही है बेटे, है ना। तो ये यदि ये जितने नज़दीक होंगे उतनी ज़्यादा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंक होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा, इंक्रीज व्हेन दे आर ब्रॉट नियर, जब नियर है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। सेकेंड,
डिपेंड्स अपॉन द करंट पास थ्रू द कॉइल्स दे दिया बेटे, है ना। ये तो एक ही करंट पे डिपेंड करेगा बेटे, मेनली फ्लक्स पे डिपेंड करता है कितनी फ्लक्स लिंक कर रही है बेटे। इंक्रीज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेट, रोटेशन कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इज द सेम एज m to 1 ऑफ द कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज अ करेक्ट। ये हमारा थ्योरम ही होता है बेटे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस कॉइल का और इस कॉइल का, दोनों क्या होता है सेम म्यूचुअली, ठीक है। तो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम या रिप्रोसिटी थ्योरम। क्लियर बच्चे। नाउ आई एम स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कुलर कॉइल है, पहले ये थी, फिर एक्सपैंड होती है रेडियली, सर्कुलर कॉइल एक्सपैंड रेडियली, सुन रहे हैं ना बच्चे। अब इन अ रीजन ऑफ एक्सपैंड दिया है, मतलब बाहर को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। मतलब ई कितना था बेटे मेरा, डी फाई अपॉन कितना है डी टी, और फाई कितना आता है बेटे हमारा बी ए कॉस थीटा। अब देखो कोई भी क्वांटिटी यदि हमारी वेरी करेगी तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फर्स्ट केस में उन्होंने बोल दिया फील्ड इज अ कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट को दिमाग में आता है, फील्ड कांस्टेंट है मतलब इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पर हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो बेटू, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, एरिया तो बढ़ ही रहा है ना बेटे हमारा। जब एरिया बढ़ रहा है तो यदि बी कांस्टेंट तो ए तो हमारा चेंज हो रहा है ना बेटू, यदि ए चेंज हो रहा है तो इस केस में ईएमएफ तो होगा ही। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा गलत है, इसमें ईएमएफ आएगा, इसमें ईएमएफ जीरो नहीं है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल, यदि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सर्कुलर कॉइल के प्लेन में भी, जिनको बिल्कुल डायरेक्शन नहीं समझ आते हो बिल्कुल बेसिक से कर लिया करो। ये हमारा एक्स वाई आ गया, सेम प्लेन आ गया। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है तो इसकी एरिया क्या जाएगी के में, तो इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना आ गया 90। यदि कॉस 90 आ गया तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई जीरो, फ्लक्स जीरो हो गई, तो ईएमएफ तो इंड्यूस नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। अब थर्ड ऑप्शन, द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुज मैग्नीट्यूड। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटे मेरा, डिक्रीज हो रहा है, सूटेबली बोला, और वो भी। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, एरिया क्या हो रहा था इंक्रीज, तो जो एक डिक्रीज है एक इंक्रीज, स्पेशल मेंशन तो नहीं किया कि जितना ये बढ़ेगा उतना ही वो कम होगा कि कांस्टेंट रहेगा, पर हमने ये अज्यूम कर लिया कि यदि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और एक डिक्रीज हो रही है और सूटेबली वर्ड लिख दिया, तो हो सकता है यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्या रहे मेरी कांस्टेंट, फ्लक्स क्या रहे हमारी कांस्टेंट, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है क्या रही कम, या तो दोनों कम होती या दोनों ज़्यादा होती। तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है, इस केस में भी ईएमएफ विल बी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो। अब नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। देयर इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब अगेन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बट एरिया तो बदल रहा है ना बच्चों, तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो ओके, दैट्स ऑल। दीज आर द 10 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और वीडियो में और क्वेश्चंस बताऊंगी बेटे। ओके देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और बहुत मेहनत करेंगे जितनी आप कर सकते हैं बेटे, पर खुश होकर काम करेंगे बच्चे।